हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने आपको हिंदी व्याकरण में पिछली वीडियो में व्यंजन में स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे। आज हम आगे के इस व्यंजनों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। अगला जो है आपका, देखिए, पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 थी और जो का से लेकर का से मां तक होती थी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते क्या है, पहले इनको समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किसके बीच होना चाहिए? स्वर व व्यंजन के बीच। ठीक है। यानी कभी हमको ये लगे कि ये स्वर है और कभी ये लगे कि ये व्यंजन है, अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। ध्यान से देखिएगा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन है? अंतस्थ व्यंजन। अब इनका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, या का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। ठीक। यानी कंठ के ऊपर से इसकी आवाज आती है, तालु की। और रा का जो स्थान है वो दंत मूल है, दंत मूल या फिर मसूड़ा। और ला का जो उच्चारण स्थान है वो भी दंत मूल या मसूड़ा है, दंत मूल या फिर मसूड़ा। और वा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका जो है, वो आपका जो दंत ओष्ठ होता है। ठीक है ना, दंतोष्ठ। यानी दांत और ओठ दोनों से इसको बोला जाता है। तो जो या है वो तालु यानी तालव्य है, और इसको दंतमूल या मसूड़ा को वर्तस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तस्य। तो इनका उच्चारण आपको, अगर दंतमूल ना दिखाई दे आपको ऑप्शन में, तो क्या लगाना है? वर्तस। ये भी वही है, वर्तस। वर्तस से क्या होता है? दंतमूल या मसूड़ों। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ फैल जाती है और इन मसूड़ों को स्पर्श करने लगती है। तो ये 4 जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा। या का उच्चारण तालु, रा और ला का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा या फिर वर्तस, और वा का दंतोष्ठ है। अब या और जो वा है, या और वा, ध्यान से देखिए, या और वा, इन दोनों को हम जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जे ध्वनि कभी स्वर हो और कभी व्यंजन होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। यानी अंतस्थ व्यंजन में या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और रा को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं दोस्तों, लुंठित। यानी जीभ लुढ़क कर फिर स्पर्श करती है, इसको लुंठित। और ला जो है वो आपका क्या होता है? पार्श्विक होता है, पार्श्विक। ठीक है। या और वा अर्धस्वर है, क्योंकि ये जो है आपको कभी स्वर और कभी व्यंजन की श्रेणी में इनको गिना जाता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। रा लुंठित है, यानी इसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर वाद में स्पर्श करती है। और ला पार्श्विक है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के अगल बगल वाले भाग से
निकलती है। तो याद रखिए या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है और रा लुंठित है। कई लोग रा को देखिए ला को लुंठित कर देते हैं, लेकिन रा लुंठित है क्योंकि जीभ तालु से लुढ़क कर उसके बाद दंत मूल को स्पर्श करती है, तो ये क्या है आपका लुंठित है। और ला जो है वो क्या है पार्श्विक है। क्या है दोस्तों पार्श्विक, यानी जीभ से जब जीभ आपके मुख के अंदर फैलती है तो उसके अगल बगल से सांस जो होती है वहां से वायु बाहर आती है, इसलिए ला पार्श्विक रा लुंठित और या और वा अर्धस्वर है। अब बात करते हैं सारे के सारे देखिए स्वर और व्यंजन के बीच के उच्चारण स्थान है, और जो स्वर होते हैं वो आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं सघोष, यानी इनमें कंपन होता है उच्चारण करने में। तो या रा ला वा यानी चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन जो है वो क्या है दोस्तों सघोष है। इसके अलावा ये चारों के चारों अल्प प्राण भी हैं। अल्प प्राण यानी इनके उच्चारण में वायु बाहर कम आती है। तो याद रखिएगा हमने आपको बताया था कि स्वर जो है वे सभी सघोष होते हैं और सारे स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। तो ये भी स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। अर्थात स्वर की बात करें तो या रा ला वा ये जो आपके हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, इसलिए ये आपके जो है सघोष और अल्प प्राण भी हैं। या रा ला वा सघोष यानी इनमें कंपन होता है और अल्पप्राण यानी इनमें कम वायु बाहर आती है। इसके अलावा या और वा अर्धस्वर है, ठीक है ना, और रा जो है वो लुंठित है और ला जो है आपका पार्श्विक होता है। देखिए अगला जो हमारा व्यंजन में है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है 4 है। ऊष्म यानी गर्मी, संघर्षी माने यानी संघर्ष करते हुए। तो जो संघर्ष करते हुए बाहर आते हैं या रगड़ते हुए बाहर आते हैं तो वो आपकी गर्मी पैदा करते हैं, यानी बाहर गर्म हवा जो है वो लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो यहां पर तीनों सा देखिएगा, शा, सा, शा और हा, ये 4 वर्ण जो है यानी यहां पर सीटी का सा, षटकोण का सा और सपेरे का सा और हल हा से हल, ये चारों के चारों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। इनके उच्चारण करते समय जो है हमारे शरीर के अंदर से ये रगड़ते हुए बाहर आते हैं, इसलिए बाहर गर्म वायु को लेकर आते हैं, इसीलिए इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सा इनके लिए पहले आप वर्णमाला में पढ़ते होंगे तालक बीसा, मूर्धनीसा, दंतीसा। तालक बीसा मतलब तालव से निकलने वाला, ठीक है ना, या तालु से निकलने वाला श, और मूर्धनीशा यानी मूर्धा से निकलने वाला, और दंतीसा यानी दांत से निकलने वाला, और हा जो है वो काय से निकलता है दोस्तों, वो निकलता है आपका स्वर तंत्र अर्थात कंठ से कह सकते हैं, ठीक है ना। हा तो यहां पर कंठ या कभी कभी आपको क्या मिलेगा स्वर यंत्र, ये उनके उच्चारण स्थान है। क्या है उच्चारण स्थान, ठीक है ना। यहां पर स्वरतंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित होता है, कंठ के भीतर स्थित होता है। स्वरतंत्र का मतलब है कंठ के भीतर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन उन्हें कहते हैं जो अंदर से संघर्ष करते हुए या रगड़ते हुए बाहर आते हैं, तो वो गर्मी पैदा यानी गर्म वायु बाहर लेके आते हैं, इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका तालक विषा, मूर्धनीसा, दंतीसा और हा, ये 4 जो है वो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। अब बात करते हैं इनके सघोष और अघोष की। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि ये चारों के चारों महाप्राण है।
महाप्राण मतलब ज्यादा वायु बाहर लेके आते हैं, ज्यादा वायु। और वायु कैसी ज्यादा लेके आते हैं? गर्म। ज्यादा वायु गर्म बाहर लेकर आते हैं, और जिनमें वायु ज्यादा बाहर आती है वो महाप्राण होते हैं। तो चारों के चारों जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हैं वो आपके महाप्राण भी हैं। इसके अलावा तीनों के तीनों जो सा हैं वो अघोष हैं। क्या है? अघोष। अघोष का मतलब क्या होता है कि इनमें कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता। तीनों सा क्या है? अघोष है। और हा जो है वो क्या है? सघोष है, यानी इसमें कंपन्य होता है। जब ये बाहर आता है तो कपते हुए बाहर आता है, कंपन करते हुए बाहर आता है, वाइब्रेट करते हुए बाहर आता है। कौन? हा। और ये कंठ से उच्चारित होता है। और जो तीनों सा है, तालक बीसा, मूर्धनी सा, दंती सा, ये तीनों के तीनों जो है वो अघोष है। इनमें कोई भी कंपन इनके उच्चारण में नहीं होता। इसके अलावा चारों के चारों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वो महाप्राण है, क्योंकि अंदर से ज्यादा वायु बाहर लेके आते हैं, वो भी गर्म वायु। तो भैया तालक बीसा यानी चींटी वाला सा तालु से बोला जाता है, और षटकोण वाला सा मूर्धा से बोला जाता है, और दंती सा दांत से बोला जाता है, और हा जो है वो कंठ से बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये दो वर्णों से या दो ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे छा जो है वो आपका जो मिलकर बनता है का हलंत शा, षटकोण के सा से, यानी छा क्षत्रिय का जो है क हलंत शा से मिलकर बनता है, इसलिए इसको भी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्रा जो है वो ता हलंत रा से मिलकर बनता है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है त्रा। और ज्ञा जो है वो जा हलंत या से मिलकर बनता है, तो ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। और शिरा जो है ये आपका जो सीटी का शा जो है श और रा से मिलकर बनता है। तो ये 4 जो है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है, छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। याद रखिएगा छा जो है वो का हलंत प्लस सा से मिलकर बनता है, यानी का और शा से छा बनता है, ठीक। और त्रा ता और रा से मिलकर बनता है, और ज्ञा जा और या से मिलकर बनता है, और श्रा जो है सा और रा से मिलकर बनता है। लेकिन इसके पहले पहले अक्षर में हलंत है, अर्थात ये आधा है। का आधा है, शा पूरा है, ता आधा है, रा पूरा है, जा आधा है, या पूरा है, और शा आधा है और रा पूरा है। तो ये संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है। देखिए उच्छिप्त व्यंजन जो आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत टा वर्ग होता था, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो टा वर्ग का जो था आपका, जैसे टा वर्ग है टा, ठा, डा, ढा एंड अड़ा, ये टा वर्ग था। तो टा वर्ग में जो आपका डा और ढा था उसका जो उच्चारण स्थान था वही यहां पर उच्छिप्त व्यंजन का है, यानी इसका उच्चारण स्थान टा वर्ग किससे बोला जाता था? मूर्धा से। तो ये भी मूर्धा से ही बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा या मूर्धन्य। और ढा का भी मूर्धा है, मूर्धा, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ये जो दोनों हैं आपके, ये सघोष वर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो सघोष होता था। तो दोनों ही क्या है? सघोष है, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है? कंपन होता है। इसके अलावा हमने आपको एक चीज और बताई थी कि ये सघोष के अलावा एक
प्राणत्व के आधार पर बताया था, और उसमें आपको बताया था कि जो आपका तीसरा वर्ण होता है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, वो होता है आपका अल्प प्राण। यानी ढा जो तीसरे स्थान पर आता है, ढा, ये अल्प प्राण है, और ढा चौथे स्थान पर आता है, ये महाप्राण है। तो आपको उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पता चल गया होगा कि उच्छिप्त व्यंजन दो हैं, और डा और ढा, इनके नीचे बिंदी है, और डा और ढा दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, दोनों ही सघोष है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता था, और पहला, दूसरा आपका अघोष होता था। इसके अलावा ढा जो है वो अल्प प्राण है, यानी कम वायु बाहर लेके आता है डा, और ढा जो है वो महाप्राण है, वो ज्यादा वायु बाहर लेकर आता है। तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या यहाँ पर 2 बताई गई है। देखिए हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण जो हैं वो अयोग्यवाय भी हैं। कितने हैं? 2 वर्ण अयोग्यवाय है। एक आपका जो है वो आहा है, जिसे हमको विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, और एक अंग है जिसे हम अनुस्वर कहते हैं, अनुस्वर। ठीक है, तो एक आहा और एक अंग, ये आपका जो है क्या है, आपके 2 अयोग्यवाय वर्ण हैं, जो ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं। आहा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। और अंग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका, अंग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका होता है नासिका, अर्थात नाक। तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के अयोग्यवाय वर्ण हैं, आहा और अंग। आहा मतलब विसर्ग, अंग मतलब आपका अनुस्वर। आहा का उच्चारण कंठ से और अंग का उच्चारण नासिका से होता है। देखिए हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान है, यानी सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपको एक साथ हम बता देते हैं। ठीक, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, और चाहे वो विसर्ग हो। ठीक है, तो स्वर देखिए नासिका से कौन कौन से हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान निकलता है। नासिका से एक तो आपका अंग है, अंग यानी अंग की बिंदी। इसके अलावा जो है आपका प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी औवा, या, अणा, ना एंड मा, ये जो वर्ण है आपके नासिका से उच्चारित होते हैं। कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6। अंग, औवा, या, अणा, ना और मा, ये नाक से निकलने वाली ध्वनियां हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अंग नासिका से निकलता है। अब बात करते हैं दंतमूल या वर्तस से। तो हमने आपको 2 बताए थे अभी, रा और ला। ठीक है ना, दंतमूल या वर्तस्य से 2 वर्ण आपके निकलते हैं, रा और ला निकलता है। इसके अलावा दंत से बात करें तो दंत से उच्चारण होने वाला जो है वो आपका ता वर्ग है। ता वर्ग, ता, था, दा, धा एंड ना, और एक और आपका है शा। ठीक है, तो ये जो है आपके ता वर्ग, ये पूरा ता वर्ग है, और सा, ये दंत से उच्चारित होता है, यानी इनकी ध्वनि हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांतों में टच करती है। ठीक है ना, ता, था, द, धा, ना और सा। ठीक है, और सा भी कौन सा? सपेरे वाला सा या दंती सा। ओष्ठ से निकलने वाले जो हैं वो आपके देखिएगा, ओष्ठ से उ और बड़ा उ और पा वर्ग, उ, बड़ा उ और पा वर्ग। पा वर्ग में आएगा पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, ये जो 5 व्यंजन है और 2 स्वर है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। उ, बड़ा उ, पा, फा, बा, भा एंड मा।
अब बात करते हैं कंठोष्ठ से। तो कंठोष्ठ से जो है ओ, औ और वा होता है, ये कंठोष्ठ से निकलता है, ठीक है ना। कंठोष्ठ से ओ, औ और वा, ये कंठोष्ठ से निकलता है। और दंतोष्ठ से जो है, दंतोष्ठ से यहां पर हम आपको लिख देते हैं दंत ओष्ठ से, यानी दांत से और आपका ओष्ठ से, ये सिर्फ आपका क्या है, उआ है, ठीक है ना, उआ। दंतोष्ठ से उआ। मूर्धा से बात करते हैं तो मूर्धा में आपका री ऋषि का निकलता है, री ऋषि का स्वर है जो। इसके अलावा टा वर्ग निकलता है, यानी टा, ठा, डा, ढा एंड अणा, ये टा वर्ग भी आपका है। और इसके अलावा षटकोण का श। तो ये आपके जो 7 वर्ण है वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं, री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और सा। मूर्धा क्या होता है, आपके मुख के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर जीभ स्पर्श करती है। अब बात करते हैं तालु से। तो तालु से स्वर में ई यानी छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु से होता है। इसके अलावा चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा एंड या, ये तालु से उच्चारित होता है। इसके अलावा जो है या और शा, ये भी तालु से आपके उच्चारित होते हैं। अब बात करते हैं कंठ तालु से। कंठ प्लस तालु से, यानी कंठ और उसके ऊपर वाले हिस्से दोनों से। तो 2 स्वर निकलते हैं, ए, आय, ये कंठ और तालु से निकलते हैं। ओनली कंठ से बात करें तो आ, बड़ा, ठीक, और आहा। इसके अलावा आपका हा एंड का वर्ग, का, खा, गा, घा, औंगा, ठीक है। तो ये जो है कंठ तालु से उच्चारित होता है। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान है। आपको अगर इनके बारे में समझ में आई वो बात, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।